भाग एक, प्रथम पाठ, प्रथम विश्व युद्ध का यह भाग एक। आइए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध क्या है? स्टूडेंट्स, इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी देश सम्मिलित थे, इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध लगभग 4.25 वर्षों तक चला। अब हम देखते हैं कब से कब तक यह युद्ध हुआ। 28 जुलाई 1914 से युद्ध प्रारंभ होकर 11 नवंबर सन 1918 तक यह युद्ध चला, लगभग 4.25 वर्षों तक। इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण रहे हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके मुख्य कारण या दीर्घकालीन कारण। सबसे पहले हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवादी भावनाएं। नंबर 1 पर है उग्र राष्ट्रवादी भावनाएं। तो उग्र राष्ट्रवादी भावनाएं का अर्थ यह है स्टूडेंट्स कि किसी भी राष्ट्र में राष्ट्र प्रथम रहना और जिस राष्ट्र में जिस जाति या संप्रदाय के लोग रहते हैं केवल उन्हीं को उच्च पद पर आसीन होना एवं रोजगार के अवसर केवल उन्हीं के लिए ही उपलब्ध होना। इस तरह की भावनाएं यदि हिंसक हो जाए तो उसे हम कहेंगे उग्र राष्ट्रवादी भावनाएं। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से ही संपूर्ण यूरोपीय देशों में उग्र राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा व्याप्त थीं। दूसरा हम देखेंगे सैन्यवाद। सैन्यवाद स्टूडेंट्स, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार सभी देश ये मानते थे कि जिस देश का सैन्य शक्ति सबसे सर्वाधिक होगी, मजबूत होगी, वही देश अस्तित्व बनाए रखेगा। कमजोर देश का अस्तित्व नहीं रहेगा और उसे या तो दूसरे शक्तिशाली देशों के अधीन रहना पड़ेगा या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए समस्त देश अपने अपने सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में, उसे और आधुनिक हथियारों से सज्जित करने में सभी देश लग गए। अगला है तीसरे नंबर पर हम देखेंगे साम्राज्यवाद। स्टूडेंट्स, हम साम्राज्यवाद का अर्थ यह है कि शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर या अविकसित देशों पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कब्जा कर लेना। जिस प्रकार से ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक राज किया, तो इसे ही हम कहेंगे साम्राज्यवाद। जो साम्राज्यवादी देश रहता है वह दूसरे देशों पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लेता है। तो जिस हमारे उदाहरण में हम देखेंगे कि ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था और भारत उसका उपनिवेश था। तो उपनिवेशवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना था। चौथे नंबर पर हम देखेंगे जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां। विभिन्न देश दूसरे देशों से आक्रमण होने की दशा में एक दूसरे की सहायता करने के लिए गुप्त संधियां कर रहे थे और इन गुप्त संधियों से संपूर्ण यूरोप जो है किस तरह से वह 2 खेमों में, 2 दलों में बट गया था। तो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जटिल संधियां भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। और अंतिम जो दीर्घकालीन कारण में हम देखेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के लिए कमजोर देशों से उनके प्राकृतिक संसाधनों और कम मजदूरी पर या सस्ते मजदूरों की खोज के लिए भी जो भी औद्योगिकरण में विकसित देश थे वो कमजोर देशों के ऊपर उनके प्राकृतिक संपदाओं और सस्ते दरों पर मजदूरी के लिए वह उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहते थे। उनके संसाधनों पर, उनके प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों पर वह अधिकार जमाना चाहते थे। इसके लिए एक होड़ सी मच गई समस्त
औद्योगिकरण वाले देशों के मध्य, और यह भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण था। यहाँ आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में हम देखेंगे मेन। तो ये जो मेन है स्टूडेंट्स, ये मेन का अर्थ यह है स्टूडेंट्स, एम का मतलब होता है मिलिट्रिज्म, ए फॉर एलाइड ट्रीटीज, आई फॉर यहाँ पर इम्पीरियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एन फॉर नेशनलाइजेशन। तो ये शॉर्टकट है कि हम इन 5 बिंदुओं को किस प्रकार से याद रखेंगे। मिलिट्रियलिज्म मीन्स सैन्यवाद, एलाइड ट्रीटीज मीन्स जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, इम्पेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण और साम्राज्यवाद, और एन फॉर नेशनलिज्म मीन्स उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसे इन सभी बिंदुओं पर याद रख पाएंगे। उग्र राष्ट्रवाद दीर्घकालीन कारण थे, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां और औद्योगिकरण। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स के तात्कालिक कारण क्या थे। तात्कालिक कारण के अगर हम देखें तो यहाँ पर पाते हैं जो इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से ये युद्ध भड़का, वह था, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र है ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनके एक बड़े सैनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ये राजकुमार होने के साथ साथ, तो 28 जून 1914 को सारेजेवो नामक जगह पर इन जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, जिनकी फोटो आप घेरा लगा हुआ है, इनको आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनका नाम है फ्रांस फर्डिनेंड। इनकी और इनके पत्नी सोफी, इन दोनों की आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये दूसरा जो चित्र है जो टोपी लगाए हुए हैं, सो ये फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी, ये दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्यारा कोई और नहीं स्टूडेंट, ये जो दूसरा चित्र है ये कोब्रोविच, ये उसका हत्यारा है। और ये उग्रवादी संगठन से थे, स्लाव जाति के थे। और इस प्रकार से ये इस कारण से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। ये एक ट्रिगर का काम किया। ये घटना जो थी 28 जून 1914 की ये घटना थी, और ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर युद्ध की शुरुआत कर दी। इस प्रकार हम देखेंगे स्टूडेंट्स की किसके किसके मध्य ये युद्ध हुआ। तो उसमें 2 दल थे। एक था सेंट्रल पावर्स, जिसे हम धुरी राष्ट्र या धुरी शक्तियों के रूप में जानते हैं। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही देश थे। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण किया क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी। उसका साथ देने के लिए गुप्त संधि की वजह से जर्मन साम्राज्य साथ आया, और तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य से खलीफाए उलेमा भी हम कहते हैं, यह भी इस दल में शामिल था, और उसके साथ बुल्गारिया। तो इस प्रकार से आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फोटो बना हुआ है, ये सबसे पहला जो तस्वीर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये नंबर 1 पर जो तस्वीर है ये कैसर विलियम है, कैसर विलियम। और कैसर विलियम के बाद हम तीसरे नंबर पर हम देखेंगे ये फ्रांस जोसेफ हैं। ये तीसरे नंबर पर फ्रांस जोसेफ, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार की हत्या हुई थी उनके अंकल हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये तुर्की के शासक महमद पंचम ये थे। तो ये तीनों का एक गुप्त संधियों की वजह से ये धुरी राष्ट्र के प्रमुख थे, और या सेंट्रल पावर जिनको हम इंग्लिश में कहेंगे, और इसमें बुल्गारिया भी साथ में आ गया। इसको हम चित्र में देखेंगे, ये सभी एक ही लाइन में हैं। और बुक में आप देख पा रहे होंगे, अपनी बुक में आप मैप में देखेंगे 1914 का जो मानचित्र है उसमें ये सब लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये धुरी राष्ट्र थे। दूसरे पक्ष में हम देखेंगे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में हम देखेंगे सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को ये आक्रमण किया, और इसके लिए गुप्त संधि के कारण रूसी साम्राज्य 1 अगस्त को युद्ध में शामिल हुआ, और उसके बाद फ्रांस 3 अगस्त को तथा क्रमशः 4 अगस्त को ब्रिटेन भी शामिल हो गया। ये सभी गुप्त संधियों के कारण, जो इनके बीच जो संधियां हुई थी
रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और इनके बीच। तो इसी संधियों के कारण ही ये प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़े। और इस प्रकार से हम देखेंगे जापान 23 अगस्त को इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा। और हम देखेंगे स्टूडेंट्स जो इटली था वह सबसे पहले धुरी राष्ट्रों की तरफ था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इनके बीच में त्रिदेशीय संधि थी 1904 में। 1904 में तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ट्रिपल एंटेटा थी। हम देखेंगे 1883 में इनके बीच में, 1882 में इनके बीच में जो गुप्त संधियां थी, इसके कारण इटली जो था वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी के साथ था, लेकिन उसने ब्रिटेन के खिलाफ नहीं होना चाहता था। वो ब्रिटेन के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करना चाहता था, इसलिए वह पाला बदलकर प्रथम विश्व युद्ध के लगभग प्रारंभ होने के लगभग एक साल के बाद इटली जो है पाला बदल करके मित्र राष्ट्रों की तरफ आ गया। तो 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा। और सबसे अंत में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को इस युद्ध में कूदा और 1918 को 11 नवंबर को युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार इसी मैप की बात मैं कर रहा था। आप यहाँ रेड कलर में देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, जर्मन साम्राज्य को आप देखेंगे यहाँ पर जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की, ठीक है, खलीफा उलेमा इसको कहते हैं। ये इतने सारे जो हैं ये सभी धुरी राष्ट्र थे और ये एक ही कलर में दिख रहे हैं। आप ये दूसरे देख पा रहे होंगे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये जो देश थे ये इन सर्बिया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक कलर में है, ये मित्र राष्ट्र थे। और पुर्तगाल, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन और इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब न्यूट्रल कंट्रीज थे। ये किसी के पक्ष में नहीं थे, ये तटस्थ देश थे। इसे हम तटस्थ देश कहते हैं जिनका कोई दल में शामिल नहीं थे। बाद में ये इटली जो है वो शामिल हो गया, और लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारे देश तो अलग ही रहे अंत तक। फिर हम जो त्रिदेशीय संधि या गुप्त संधियों को हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स एक ही कलर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये जो है त्रिदेशीय या ट्रिपल अलायंस जिनको हम कहते हैं, इनके बीच ट्रिपल अलायंस था। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यहाँ पर रशिया, ये कलर में है। इनके बीच में जो संधि हुई थी इसे हम कहेंगे त्रिदेशीय मैत्री संघ या ट्रिपल एंटेटा। और बाकी जो देश हैं वो न्यूट्रल कंट्रीज हैं या वो किसी के साथ नहीं है। बाद में ये जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में जो त्रिदेशीय संधि या ट्रिपल अलायंस था, इसमें तुर्की जो है वो आ गया, इटली बाहर हो गया और तुर्की इन हो गया। अब हम देखते हैं युद्ध में किस देश के कितने सैनिकों की हानि हुई। स्टूडेंट्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आंकड़ों के आधार पर प्रश्न पूछता है तब भी ये इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों के लिए भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है। रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इटली, तुर्की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंत में है। तो कुल सैनिक जो भाग लिए वो हैं 6,09,34,467 सैनिक आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। इतनी भारी मात्रा में सैनिक इसमें इस युद्ध में विभिन्न देशों से भाग लिया, जिसमें मृत सैनिकों की संख्या 80,04,178 है। और जो घायल किसी भी तरह से अपंग होने वाले सैनिकों की संख्या वो 2,07,23,570 है। और बंदी बनाए गए सैनिकों की संख्या लगभग 74,35,952 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है कि सबसे अधिक सैनिकों की संख्या जो भाग लिया युद्ध में वह आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे अधिक सैनिक 1,20,00,000 जो सैनिक हैं वो रूस के सैनिकों ने भाग लिया। और हम अगर देखें क्षति के हिसाब से तो सबसे अधिक जो सैनिक हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे अधिक सैनिक किस देश के मारे गए। तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर है कि सबसे अधिक जो मारे गए वो है
जर्मनी के 17,37,000 सैनिक मारे गए। और सबसे कम किस देश की क्षति हुई, तो आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 1,26,000 सैनिक ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अब हम तीसरे नंबर पर एक प्रश्न है बुक में कि भारत के हजारों सैनिक मारे गए, उनकी गिनती किस देश के आंकड़ों में छुपी हुई है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे अधिक जो है वो जर्मनी, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे कम यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और भारत के जो सैनिक मारे गए वो किस देश में शामिल हैं यह भी, तो इसका उत्तर है ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसको हम कहेंगे। इनके जो सैनिक यहाँ पर भाग लिए 89,04,467 सैनिक, इसी में भारतीय सैनिक शामिल थे। और भारतीय सैनिक स्टूडेंट्स जो मिस्र और ईरान इराक में यहाँ पर लड़ाई लड़े ब्रिटेन की साम्राज्य के तले, झंडे के तले। और वह भी आपको यह आश्चर्य होगा, एक इन्फॉर्मेशन यह है कि ब्रिटेन के सैनिक संख्या कम थी जो ब्रिटेन के वास्तविक सैनिक थे, और भारतीय सैनिक ब्रिटेन के सैनिक से भी अधिक संख्या में इस युद्ध में भाग लिए। ये ब्रिटेन की चालाकी थी, जिसमें 9,08,378 सैनिक स्टूडेंट्स मारे गए। और इन्हीं के याद में आप देखेंगे कि दिल्ली में जो इंडिया गेट है उन पर उनमें मृत सैनिकों के नाम के याद में वो स्मारक बनाया गया है। अब हम देखते हैं विरोधी सेना को बढ़ने से रोकने और छुपकर युद्ध करने के लिए हर देश अपने कब्जे की जमीन पर लंबी खाई या ट्रेंच खोदकर उसमें सैनिकों को ठहराते थे ताकि वे बंदूक का निशाना न बन पाएं और सुरक्षित स्थान से गोली चलाएं। तो आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, चित्र में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यह एक जो बाईं तरफ जो फोटो है उसमें एक आदर्श ट्रेंच का एक तस्वीर है। देखिए चारों तरफ से रेत की बोरियां दोनों तरफ रखी हुई हैं और साफ सफाई है। एक साफ सफाई करते हुए भी एक सैनिक को आप देख पा रहे होंगे, एक विश्राम कर रहा है और एक यहाँ पर दो लोगों को आप देख पा रहे होंगे बंदूक ताने वो दुश्मनों पर नजर रखे हुए हैं। तो ये एक आदर्श ट्रेंच की चित्र है, लेकिन आप वास्तव में इस ट्रेंच को देखिए, ये जो ट्रेंच है इसमें उतनी साफ सफाई नहीं है। और आप तो जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जब ये प्रारंभ हुआ या जब तक ये लड़ा गया तब तक एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हो पाया था। तो एक इस प्रकार से जो छोटी सी बीमारी भी होने पर सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी और इसमें कीचड़ भरा हुआ था, गाद भरे हुए थे और उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल अधिक समय तक पानी में रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते थे। और उसके अलावा बहुत सारी और दूसरी समस्याएं थी, जैसे स्टूडेंट्स हम ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर विश्राम करने और गोले और दुश्मनों के तोपों से बचने के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे जो सैनिक थे उनकी मृत्यु हो जाती थी और या फिर दूसरे बीमारियों का वो शिकार हो जाते थे। यहाँ पर हम तीसरे जो चित्र है उसमें हम एक हवाई फोटो में हम देख पा रहे होंगे जमीन पर कि कितने सारे यहाँ पर लाइन ऐसे सांप जैसा बने हुए हैं। ये सब दुश्मनों के जो उनके भूभाग थे उन पर खींचे हुए ट्रेंचों के हवाई फोटो हैं। इससे पता चलता है कि ट्रेंचों का कितना बढ़कर उपयोग किया गया। युद्धों के जो जनक हैं उनको माना जाता है। ये बिस्मार्क की फोटो है। बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर और जर्मनी के एक मुख्य कूटनीतिक राजनीतिज्ञ जिनका नाम बिस्मार्क है, उन्होंने ही इस प्रकार की गुप्त संधियों का इनको जनक कहा जाता है। तो उसमें प्रमुख जो गुप्त और जटिल संधियां हुई थी उसमें हम देखते हैं ट्रिपल अलायंस। पहला है ट्रिपल अलायंस। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जो कि ये मित्र थे, पड़ोसी भी हैं, आप मैप में अभी हमने देखा, उनके साथ इटली साथ आ गया और 20 मई 1982 को इस संधि का निर्माण हुआ जिसे हम ट्रिपल अलायंस या त्रिदेशीय संधि कहते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो एक ही कलर में नजर आए थे, ट्रिपल अलायंस। इसे चुपके से इस संधि में रोमानिया भी जुड़ गया। अब हम देखते हैं ट्रिपल मैत्री संघ। जर्मनी से युद्ध होने की दशा में, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस का 36 का आंकड़ा था स्टूडेंट्स, बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा तनाव था। तो ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ 1904 में और फ्रांस के साथ संधि कर ली
तो फिर 1907 में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने फ्रांस और रूस, तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इन तीनों ने मिलकर के 1907 में एक संघ बनाया जिसे ट्रिपल एंटेटा या त्रिवर्ग मैत्री संघ कहा जाता है। एंटेटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स दो देशों के बीच में संघ, मैत्री संघ। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाद में पहले जापान आया था 1904 में, और फिर बाद में जापान अलग होकर के इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन आ गए। तो इस प्रकार से 1907 वाले को हम याद रखेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मिल करके उन्होंने एक संधि बनाया जिसे हम त्रिवर्ग मैत्री संघ कहते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बिस्मार्क की इस नीति को फॉलो करते करते या अनुसरण करते करते पूरा यूरोप जो है वो दो खेमों में बट गया। तो स्टूडेंट्स, हम ये जो प्रथम टॉपिक है इसको हम समाप्त कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गृह कार्य है, छोटे से गृह कार्य है ये 5 क्वेश्चनों का। इसको आप तैयार कर लेंगे, और इसका जो होमवर्क है इसको आप cgschool.in पर भी अपलोड कर सकते हैं, और ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, इस ईमेल आईडी पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा है आपको ये प्रथम भाग, प्रथम विश्व युद्ध का समझ में आया, और अगला जो भाग होगा वो बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।